फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कंपनीज के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। ITR 6 आज का वीडियो रहेगा। पूरा डिटेल में मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। एक यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम एक यहाँ पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद उसके बेस पर ITR को कैसे फाइल करना है पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये रहा इनकम टैक्स का पोर्टल www.incometax.gov.in। यहाँ से हमें डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रखिएगा, जो लेटेस्ट यूटिलिटी यहाँ पर दिखाई देगी वही हमें यहाँ से डाउनलोड करनी है। ये डेट्स आती हैं यहाँ पर, तो जब भी आप इसको फाइल कर रहे होंगे लेटेस्ट यूटिलिटी की जो रिलीज डेट है उसको ही डाउनलोड कीजिएगा। ये डाटा सेव हो जाता है, सेव करते चलेंगे, मैं बताऊंगा। तो यूटिलिटी पर क्लिक करके इसको कहीं पर भी डेस्कटॉप पर या जिस भी फोल्डर में करना है आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया है। अब मैंने इसको यहाँ से ओपन कर लिया। इस तरह की यूटिलिटी आपको दिखाई देगी। इस पर क्लिक करेंगे तो यूटिलिटी यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। इस तरह की यूटिलिटी आएगी। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइल रिटर्न पर। फाइल रिटर्न के बाद यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये वाला पहले वाला ऑप्शन लेंगे, डाउनलोड प्रीफिल डाटा। इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पैन नंबर एंटर करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद पैन नंबर ही हमारा यूजर आईडी होता है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा उसको डालकर यहाँ पर प्रोसीड कर लेना है आपको। प्रोसीड करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर शेड्यूल्स आएंगे। शेड्यूल्स सेलेक्ट करने हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप अपने कोडिंग कर सकते हैं, वरना इसमें जो डाटा दिखाई दे रहा है ये बेसिक शेड्यूल्स है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये अपने कोडिंग सेलेक्ट करके देता है। बट इनकम में हो सकता है कि अलग अलग इनकम आपकी हो, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, कैपिटल गेन्स की हो गई, बिजनेस की इनकम हो गई, अदर सोर्सेज की हो गई, तो वो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी को अगर हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से ये जो कैपिटल गेन वाली इनकम है हटा देते हैं, क्योंकि हमारे केस में बिजनेस इनकम है। मैं आपको एक बैलेंस शीट जो कि ऑडिटेड है वो मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है। जब फिक्स एसेट्स होंगी उन पर डेप्रिसिएशन होगा तब हमें लेना है। डिडक्शन स्पेसिफाइड कंपनी के लिए हो रहती है। अदर्स में कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, और फिर उसके बाद टैक्स कंप्यूटेशन। ये तो मैंडेटरी पार्ट है, तो आएगा ही आएगा। देन उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करना है तो हमारे सामने अलग अलग टेबल्स आ जाएगी, ठीक है। अब इस पर हमें एक एक टैब पर क्लिक करना है। देन उसके बाद प्रोसीड करना है। पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर अलग अलग टैब्स के बारे में बता देता हूँ। बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन 2, जिसमें की जो भी इनके की मैनेजर पर्सन है, डायरेक्टर्स हैं, उनकी डिटेल्स आएगी। नेचर ऑफ बिजनेस, देन उसके बाद बैलेंस शीट फिल करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जो है कोई स्पेशल इनकम अगर होगी तो उनके यहाँ पर आएंगे शेड्यूल, जैसे वो तो हमने हटा दिए हैं, कैपिटल गेन वाला हटा दिया, अदर सोर्स भी नहीं है हमारे केस में, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम यहाँ पर आप देख सकते हैं। करंट ईयर के लॉस यहाँ पर आ जाएंगे। ब्रो फॉरवर्ड लॉसेस, जो कि आपने पिछले साल में कोई अगर लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड आपने किए हैं या करंट की इनकम से आप उनको सेट ऑफ करना चाहते हैं, वो आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कैरी फॉरवर्ड यहाँ से ऑटोमेटिकली होगा। ICDS के प्रोविजंस आएंगे कि आपकी इनकम पर इनकी वजह से कोई इफेक्ट हुआ है, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हुआ है, या फिर जो आपने शेड्यूल्स को फॉलो किया है ICDS के अकॉर्डिंग, वो कौन कौन से आपके ऊपर अप्लाइड होते हैं। और कोई अगर स्पेशल इनकम है स्पेशल रेट से तो यहाँ पर आएगी। अदर सोर्सेज में कैपिटल गेन में हो सकता है, बाकी नॉर्मल रेट से ही जो कंपनीज के लिए स्पेसिफाइड रेट है वहां पर ये टैक्स लगता है, ठीक है। एक ये शेड्यूल है SH1, शेयर्स की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होती है। और एक AL1, ये तब होता है जब एसेट एंड लायबिलिटी का शेड्यूल हो, तब मैंडेटरी होता है। फॉरेन से रिलेटेड डाटा है, अगर अवेलेबल है तो फिल करेंगे। कंप्यूटेशन आएगी, देन उसके बाद लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कंप्यूट होगी। टैक्स पेड में जो हमने टैक्स पेड के एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TDS TCS, उनकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई करके फाइल करेंगे। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर कौन सी डिटेल डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले ये रही एक बैलेंस शीट। इसमें क्या है, ऊपर कंपनी का नेम आएगा, एड्रेस, सिन नंबर, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना चाहें डाल सकते हैं। इसे नीचे बेसिक डिटेल्स आती हैं कि किस कंपनी के लिए हो रहा है, डायरेक्टर्स के नेम, डे नंबर, ये चीज़ें यहाँ पर आती है बेसिकली। और ये जो शेड्यूल 3 में लेटेस्ट चेंज आया है कि फाइनेंशियल 21-22 से आपको राउंडिंग ऑफ भी करना है, थाउजेंड्स में, लाख्स में, जिसमें आप चाहें। वो कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया वहाँ पर दिया गया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ये मैंडेटरी है, बट करना राउंड ऑफ करना मैंडेटरी है। तो इस तरह से उसको आप यहाँ पर प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाएंगे। इक्विटी शेयर्स, इसका पर्टिकुलरली ना अलग से एक फॉर्मेट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उससे आप इजीली बना सकते हैं।
ये इक्विटीज एंड लायबिलिटी हो गई। देन उसके बाद ये हमारी यहाँ पर एसेट्स आ गई। इसमें कुछ चेंजेस आए हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे यहाँ पर फिक्स एसेट्स के केस में थोड़ा चेंज आया है, और भी काफ़ी सारे चेंज है शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म एडवांसेस में आए हैं। उसके बाद ये बैलेंस शीट हो गई, ठीक है। बैलेंस शीट के ये बैलेंस शीट हो गई हमारी, बैलेंस शीट के नोट्स आ गए। अब नोट्स में भी थोड़ा चेंज आया है यहाँ पर। क्या है कि पहले ये वाली डिटेल्स देनी होती थी, ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब कैपिटल। अब उसके साथ साथ ये बाइफिकेशन है, प्रमोटर्स की जो डिटेल्स है, कंपनी में जो प्रमोटर है उसकी डेफिनेशन आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आए हैं, ओल्ड में क्या था, नए में कितने हैं एज ऑन डेट, वो आपको एंटर करना है। और शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है, स्टार्टिंग में क्या था एंड ईयर में क्या रहा है, मतलब लास्ट ईयर से करंट ईयर में कंपेरेटिव बनाना है। जैसे यहाँ पर कंपेरेटिव हमारी बैलेंस शीट बनती है, एक लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गई, उसके बाद करंट ईयर की बैलेंस शीट 21-22, ये 20-21। अगर 20-21 नहीं है, या फिर हो सकता है कि 21-22 में ही कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हुई है, तो केवल यही आएगी। बाकी ये वाली फिगर्स आप 0 लिख सकते हैं, नोट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। ये इनके रहे नोट्स। तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर में नोट्स बनाना जरूरी है। जिसमें आपके डाटा में वैल्यू हो उसके लिए नोट्स देना जरूरी है। अगर सभी में है तो सभी के लिए नोट्स आएंगे, या फिर जिसमें पर्टिकुलरली कोई डाटा है वो आपको नोट्स के साथ यहाँ पर प्रेजेंट करना है कि कितने वैल्यू है, क्या उसके अंडर में शेड्यूल्स में लिखा गया है, कैसे कैसे उसका बाइफिकेशन है। ट्रेड पेबल्स को आपको यहाँ पर दिखाना है, एमएसएमई से रिलेटेड कितने हैं, नॉन एमएसएमई वाले कितने हैं, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटीज कितनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो यहाँ पर इस तरह से शेड्यूल्स बनेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भी थोड़ा चेंज आया है। इनकम है यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इसका भी स्पेसिफाइड सेट फॉर्मेट है। पहले इनकम आएगी, फिर एक्सपेंसेस आएंगे, देन फाइनल जो फिगर्स होगी वो आएगी। और नीचे वाले जो फॉर्मेट है इसमें थोड़ा सा चेंज आया है यहाँ पे, ठीक है। इसके हिसाब से जो फाइनल फिगर निकल के आएगी वो इस तरह से आपको यहाँ पर दिखानी है। ये हमारी रही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसी के नोट्स आएंगे इसी तरह से, जो इसमें भी वही काम करना है, जिसमें नोट्स हैं शेड्यूल्स हैं वो स्पेसिफाइड दिखाना है, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह से बेसिक एक बैलेंस शीट आप खुद से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलते हैं अब यहाँ पर ITR में, कि ITR में क्या क्या डिटेल कहाँ पे भरनी है। ऊपर यहाँ पर कंपनी का स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, ये तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपडेट करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर बताता हूँ फाइलिंग सेक्शन में, क्योंकि इसकी ड्यू डेट अभी बाकी है, 139 सब सेक्शन बनाएगा। देन उसके बाद जो है यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आएगी। तो पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है। इसके लिए फॉर्मेट 10 IB ICID अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन उसके बाद ये वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है, यस और नो। अगर आपके ऊपर ये स्पेसिफाइड प्रोविजंस अप्लाइड होते हैं तो यस करना है। यस करेंगे तो इनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी आएंगी, नो करेंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये आपको पर्टिकुलरली कंपनी स्पेसिफिक दिखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद ऑडिट इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कंपनी एक्ट के साथ साथ इनकम टैक्स में भी ऑडिट करने के लिए आपकी लायबिलिटी आ रही है सेक्शन 44 AB के अंडर में, तो आपको ऑडिट की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। अदरवाइज ये रिक्वायरमेंट एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक की डिटेल्स एक बैंक देना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना अगर जब तक ये बैंक एंटर नहीं करेंगे तब तक ये ITR फाइल नहीं होगी। ऑडिट की डिटेल्स में आपको इस तरह से एंटर करना है। 44A बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है, यस। बाकी इन सेक्शन के अंडर में इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, नो। देन उसके बाद टर्नओवर की आपकी टर्नओवर किस क्राइटेरिया में फॉलो कर रही है, 44AB में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। 92E के अंडर में ऑडिट, या फिर हो सकता है किसी अदर एक्ट में रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पर कंपनी एक्ट में रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर यस करके और उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर एंटर करनी होती है। ये कंपनी एक्ट में कर रहे हैं या किसी में भी जो भी प्रोविजंस आपके ऊपर अप्लाइड होते हैं, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको लिखना है कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग, और क्या उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट जो है फर्निश हुई है या नहीं, तो वो यहाँ पे यस या नो करके आपको एंटर करना है और सेव कर देना है डाटा को। अब उसके बाद यहाँ पर जर्नल इन्फॉर्मेशन 2, इसमें क्या डालना है, होल्डिंग स्टेटस की कंपनी कोई सब्सिडियरी है या फिर इस कंपनी कोई सब्सिडियरी कंपनी अगर है तो सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी ऐसा केस नहीं है तो एनी अदर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद सेव। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अमलगमेटिंग कंपनी, इसके प्रोविजन अलग होते हैं, अगर अप्लाइड है तो करना है, वरना कुछ नहीं इसमें करना है। कि पर्सन की डिटेल 1 by 1 एंटर करनी है। शेयर होल्डर की डिटेल्स भी आपको 1 by 1 एंटर करनी है। नेचर ऑफ कंपनी में क्या सेलेक्ट करना है, इस तरह से डाटा आपको सेलेक्ट कर लेना है कि पब्लिक कंपनी है या नहीं है, RBI वाली कंपनी है या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो स्पेसिफाइड कंपनी के लिए अगर नहीं अप्लाइड है तो नो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अनलिस्टेड है, इसमें यहाँ पर एस करना है, सेव पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करना है।
अब यहाँ पर जो बैलेंस शीट भरनी है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से भरनी है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डाटा फील्ड है वो भी मैं बताऊंगा, पर लेकिन वहाँ पर हमने राउंड ऑफ में वैल्यू ली है क्योंकि ये कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है। पर जब हम इसको बैलेंस शीट को एंटर कर रहे होंगे तब इसको हम फिल करेंगे बिना राउंड ऑफ किए, क्योंकि इनकम टैक्स में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस भी एक बार देख लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, यहाँ पर इस तरह से ये वैल्यू आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये भी सभी कंपनी के लिए अलग अलग होगी, कंपनी स्पेसिफिक आपको सेलेक्ट करना है। देखिए मैं आपको यहाँ से जो एक्सेल सीट है उससे मैं बता रहा हूँ रिलेट करके, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग में रहे, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है, पर जब तक एक एक चीज़ें आप समझेंगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज़ें कहाँ पर कैसे चल रही है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है शेयर होल्डर की डिटेल्स, तो एडिट करनी है। एडिट करके आप इसको 1 बाय 1 एंटर करेंगे। इसी तरह से शेयर एप्लीकेशन मनी अगर पेंडिंग है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। नॉन करंट लायबिलिटी में अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटीज है उसमें एक एक वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, बट हमारे वाली बैलेंस शीट के केस में ये वाली वैल्यूज नहीं है। डेफर्ड टैक्स पेमेंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है डिपॉजिट फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, अदर डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस, बट ये सारे नॉन करंट वाले जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, क्योंकि मेरे वाले केस में क्या है यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कोई भी वैल्यू नहीं है इसलिए अप्लाइड नहीं हो रहा। पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि नॉन करंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएंगे, उसमें ये वैल्यू यहाँ पर स्पेसिफाइड कॉलम में आपको एंटर करनी है, देन उसके बाद सेव करना है। अब उसके बाद ये पहले वाला आ गया लॉन्ग टर्म, फिर उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जैसे ट्रेड पेबल्स हो गए, अदर्स हो गए, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट या कोई अदर प्रोविजंस आपने बनाए हैं, डाटा सेव करने के बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू सेव हो गई किस वाले में, यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी वाले में। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज एंटर करेंगे, इस पर एडिट पर क्लिक करा। अभी एडिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा वाइड हो जाएगा यहाँ पर फिल करने का, जो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है जैसे कि लोन रिसीवेबल ऑन डिमांड बैंक से, नॉन बैंकिंग कंपनी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर्स, क्योंकि इस बार आईटीआर में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और ये डाटा अपडेटेड है। डिपॉजिट्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, अदर डिपॉजिट्स, ट्रेड पेबल्स, इसके लिए भी आउटस्टैंडिंग मोर देन 1 ईयर लिखना है, अदर्स को अलग लिखना है। अदर करंट लायबिलिटीज उसमें ये वाली वैल्यू अलग अलग करके दिखानी है। काफ़ी वाइड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो आपने बनाए हैं अगर कोई, तो वो यहाँ पर आपको लिखने हैं, डाटा को सेव कर देना है। ठीक है, ये हमारा एक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। कौन से वाला, जो कि हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला था। अब उसी तरह से हम एसेट्स वाला, एसेट्स में 2 पार्ट हैं, नॉन करंट और करंट, यही हमारी बैलेंस शीट में भी देखिए इसी तरह से मिलेंगी। ये पहले नॉन करंट फिर करंट, इसी तरह के फील्ड आपको वहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहले नॉन करंट में एंटर करा, फिर ऐड डिटेल्स पे क्लिक किया, तो ये मेरे सामने आ गया टेंजिबल एसेट्स का ग्रोस ब्लॉक की वैल्यू, डेप्रिसिएशन, कोई इम्पेयरमेंट लॉस है, नेट ब्लॉक, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेंटेन करके चलना होता है, आपको ग्रोस ब्लॉक अलग से लिखना होता है हर साल और फिर नेट वैल्यू करके, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अलग है और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अलग है, उसके क्राइटेरिया भी अलग अलग है। इंटेंजिबल एसेट्स का भी सेम ऐसे, टेंजिबल का अलग हो गया, WIP यहाँ पे लिखना है, वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल एसेट जो अंडर डेवलपमेंट है उसके लिए यहाँ पर, और जो टेंजिबल है उसके लिए यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। ऑन करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू एंटर करनी होती है। ये भी सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, स्पेसिफिक है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स के लिए लायबिलिटी था, एसेट्स यहाँ AS 22 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये वैल्यूज यहाँ पर एंटर करनी है। ये हमारी बैलेंस शीट में भी शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग अगर है तो शेड्यूल्स भी इनके बनाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, यहाँ पे ये वाला आ गया। देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आए, फिर डेफर्ड टैक्स आए, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो कोरिलेटेड आपस में वैल्यू है, सबकी सब है। बस एक बार आपको एक्सेल में सही तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं, शेड्यूल्स मेंटेन करने हैं, देन उसके बाद ITR फाइल करने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना है। अदर नॉन करंट एसेट्स में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल, अदर्स, सेव, उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा इसका टोटल शेयर होल्डर फंड का जो टोटल आएगा ये वाला, फिर उसका टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो फंड का टोटल है ये वाला, इस एसेट के टोटल से मैच होना जरूरी है। ये तो रहा हमारा बैलेंस शीट फाइल करने का तरीका। अभी बैलेंस शीट हमने भर दिया है, अब उसके बाद हम भरेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सभी के ऊपर अप्लाइड नहीं होता, तो मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट पर क्लिक करना है। इससे पहले भी मैंने जो वीडियोज बनाई है ITR 1 2 3, सेम उसी तरह से लगभग यहाँ पर भी वैल्यूज एंटर करनी होती है। एडिट्स पर क्लिक किया, गुड्स की वैल्यू अलग दे दीजिए, सर्विस की वैल्यू अलग दे दीजिए। ठीक है, और अगर कोई अदर ऑपरेशंस जैसे कि मेन क्राइटेरिया या मेन आपका जो बिजनेस है वो रेंटिंग सर्विस का है या फिर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है, कोई अदर रेवेन्यू है, मतलब मेन जो कोर बिजनेस है वो अलग है, बट लेकिन कुछ अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज भी है, उनके लिए आप यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे।
अगर प्रोफेशन से रिलेटेड है तो वो वैल्यू यहाँ पर आएंगी। देन उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें एंटर करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और परचेज की डिटेल्स जब हम एंटर करेंगे तब हमारी ट्रेडिंग कंसर्न होगी। जैसे अभी इस वाले केस में अगर यहाँ पर देखिए तो सर्विस प्रोवाइडिंग एंट्री है, तो सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटी के लिए जो है यहाँ पर गुड्स की डिटेल्स एंटर नहीं होगी, ट्रेडिंग कंसर्न में होगी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा, देन उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड और पावर एंड फ्यूल दिया हुआ, अदर की जो है जो भी आप ऐड करना चाहते हैं एडिट पे क्लिक करके वन बाई वन नेचर वाइज आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ध्यान दीजिएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड और पेबल इन एस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस परचेज, वो वैल्यूज यहाँ पर एंटर करनी है, जो भी टैक्स आपके ऊपर अप्लाइड हो रहा है सेव कर देना है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी आ जाएगी। देन उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हम एंटर करेंगे, क्या डिटेल्स एंटर करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा इनकम साइड एंटर हो गया, अब हम उसके बाद एक्सपेंस साइड एंटर करेंगे कि इसमें क्या क्या पर्टिकुलरली एक्सपेंस है जो कि हमें यहाँ पर क्लेम करने हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कोई अदर आइटम्स जो कि आप क्रेडिट करना चाहते हो उसका लिए भी ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद डेबिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया क्रेडिटेड आइटम्स, तो क्रेडिट में हमने केवल ये वैल्यू एंटर की थी। एडिट करके कोई अदर इनकम जैसे रेंटल इनकम, कमीशन, डिविडेंड, बिजनेस से रिलेटेड जो भी बिजनेस की इनकम है वो अदर सोर्सेज की रिलेटेड है, तो पहले आप अगर उसको आप यहाँ पर दिखाएंगे, फिर उसके बाद मैं एक शेड्यूल बताऊंगा, वहाँ से लेस करेंगे, देन दोबारा से उसको एड बैक हमें करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डिटेल अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब ये आ गया डेबिट साइड जो कि हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर एंटर करने हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी ये, इसमें लिखा हुआ है स्पेशल फील्ड में, उसी तरह से जैसे हमने शेड्यूल में बनाया है। यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे। वन बाय वन आपको एंटर करते जानी है, सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, पर्टिकुलर वैल्यू, कंटिन्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड करते जाना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सपेंसेस लिस्ट के अंडर में नहीं है तो अदर एक्सपेंस में जाके आप लिस्ट बाय लिस्ट एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हो। कितने मल्टीपल्स ऐड अनदर पर क्लिक करना है और वैल्यू एंटर करते जाना है। बाय डेब्ट्स की वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है, बट उसके लिए पैन नंबर जरूरी होता है, यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा की वैल्यू। प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट्स, कोई अदर प्रोविजन है। बाकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी आपको यहीं पर एंटर करनी होती है, फिर उसको दोबारा से अलग से हम शेड्यूल में दिखाते हैं। ऐड पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये वैल्यू आएगी पूरी की पूरी, जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपका मैच होना जरूरी है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी यहाँ पर एंटर करनी है और इंटरेस्ट की, ये उसमें कवर नहीं है, इंटरेस्ट भी यहाँ पर एंटर करना है अलग से और डेप्रिसिएशन यहाँ पर एंटर करना है, कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो कितना नेट प्रॉफिट है जो कि ट्रांसफर हो रहा है आपका मैच होना जरूरी है इस वाली वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू में आपको मैच कराना जरूरी है। अब उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल पर चलेंगे, काफ़ी आसान है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे इनकम एंड बिजनेस की, हमारे बिजनेस रिलेटेड सारे वैल्यूज आ गए हैं। लॉसेस मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर एंटर करने हैं। करंट ईयर के ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड आपको यहाँ पर करना है। और चूँकि हमारा फिक्स एसेट्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन के शेड्यूल यहाँ पर नहीं आ रहे। मोर शेड्यूल्स में क्लिक करके आप शेड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने डेप्रिसिएशन वाले में सेलेक्ट नहीं किए थे तो मैं अभी दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या वैल्यूज आपको एंटर करनी रहती है। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन आपको एंटर करना है वह एज पर इनकम टैक्स एक्ट करना है। ठीक है, जो कंपनी एक्ट वाला है इसमें 2 चार्ट अलग अलग बनेंगे आपके, तो यहाँ पर इनकम टैक्स वाला ही आपको एंटर करना है।
सबसे पहले शेड्यूल डीपीएम, तो यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करनी है और उसके हिसाब से वैल्यू एंटर करनी है कि किस किस वैल्यू में क्या क्या फील्ड्स में क्या क्या वैल्यूज है। WDB यहाँ पर एंटर करनी है। एडिशन 180 डेज, मोर देन लेस देन अलग अलग एंटर करने हैं। वैल्यू वाइज रेट वाइज 15, 30, 40 प्लांट एंड मशीनरी के लिए यहाँ पर आ गई। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर दिया और ये इसके अलावा अदर एसेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम्स में डिटेल्स, उसी के अकॉर्डिंग आपको एंटर करनी है। ये रही, इस तरह से बेसिक डिटेल्स आ गई आपकी जो कि आपको एंटर करनी है। इसके बाद कंफर्म। ये है शेड्यूल SH1, ये डालना मैंडेटरी है। पहले यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है या नहीं है, तो अगर यस कर देंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 8 कंपनी हो या फिर लिमिटेड बाय गारंटी तो यस करते ही डिटेल भरने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, बट नो करेंगे तो ये डिटेल देनी है। नेम ऑफ शेयर होल्डर, रेजिडेंशियल स्टेटस, टाइप ऑफ शेयर, पैन, आधार, डेट ऑफ अलॉटमेंट, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड अमाउंट रिसीव। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल है AL1, ये डालना मैंडेटरी है। अगर एसेट लायबिलिटी है, अगर नहीं है तो आप इसमें नो भी कर सकते हैं। बेसिक सिंपल सी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। यहाँ से यस और नो पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यस है तो यस पे क्लिक किया, देन उसके बाद हमें यहाँ पर डिटेल करना है। इसकी एक्सेल फाइल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पहले, फिर उसमें डिटेल ऐड करके आप अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस, डेट ऑफ एक्विजिशन, क्या पर्पज है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये लैंड एंड बिल्डिंग के लिए इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी का हो गया। लिस्टेड इक्विटी शेयर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अदर सिक्योरिटीज, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब इसमें सब कुछ कवर्ड है। वो आप एक बार देख लीजिएगा। लिस्ट सिंपल ऐड करना है, इसमें कोई भी है एज सच नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा एसेट एंड लायबिलिटी का जो आपने शेड्यूल दिया है उससे मैच होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने बैलेंस शीट में यहाँ पर कोई और चीज़ें दिखा दी और वहाँ पर आप कुछ भी एंटर कर रहे हैं, तो इनका मैच होना यहाँ से जरूरी है। इसका टोटल एक बार मैच कर लीजिएगा जो हमारा शेड्यूल्स है, ठीक है। बस उसके बाद तो ये कंप्लीट हो गई ITRS में, तो ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट अब रही नहीं है। बट टैक्स और एक बार मैंडेटरी हम सेव करेंगे, चेक करेंगे जो हमारा टैक्स आ रहा है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। चलिए एक बार कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर नेट आएगा कि किस पर क्या टैक्स रेट था, किस वैल्यू से एंटर करी है वैल्यूज, कितना टैक्स बन रहा है, कितना टैक्स हमारा पे है, क्या एडजस्टमेंट हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। ओल्ड ईयर का कोई लॉस था वो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब उसके बाद चेक करके कंफर्म कर दीजिएगा। पर वैल्यू में एक बार चेक कर लीजिएगा कि कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि वैल्यू के अकॉर्डिंग ही डाटा एंटर हो रहा है और टैक्स की लायबिलिटी भी वैल्यू से ही निकल के आ रही है जो आपने नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है। डेप्रिसिएशन पहले जब हम फिल कर रहे होंगे यहाँ पर P&L में, फॉर एग्जांपल मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर डेप्रिसिएशन फिल किया तो हमने कंपनी एक्ट वाला किया, बट लेकिन अलाउ हमें कौन सा होगा, वो जो इनकम टैक्स वाला है। यहाँ पर हमें इनकम टैक्स वाला एंटर करना है। तो यहाँ पर एंटर कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम कंपनी एक्ट वाला एंटर करेंगे, तो ध्यान रखना है आपको, उसकी वजह से डिफरेंस आ जाते हैं इसमें। तो कंप्यूटेशन के पार्ट है वो, तो कंप्यूटेशन में आप बनाएंगे। देन उसके बाद ये वैल्यूज आ गई, इतने इसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट आएगा। क्योंकि मैंने सेक्शन 115 वाला BAB वाला ऑप्शन है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, 115 वाला, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये टैक्स हमने जमा किया हुआ है तो उसके हिसाब से रिफंड भी ऑटोमेटिकली बन रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा जो है 100 या 200 रुपीज़ से ज़्यादा का आप टैक्स जमा करें, क्योंकि कभी कभी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, क्योंकि यूटिलिटी में ऑटोमेटिकली नहीं आती है, तो उसकी वजह से बाद में डिमांड निकल के आती है, तो कोई फ़ायदा उसमें नहीं है। टैक्स पेड आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। TDS की डिटेल्स ऑटोमेटिकली आती है, बट उसमें भी आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, और बाकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको यहाँ पर एंटर करना होता है इसके अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग। फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। बस अभी यूटिलिटी को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देन प्रीव्यू पे क्लिक करना है, वैलिडेशन सक्सेसफुल। जब ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई करना है। यहाँ पर दोबारा से हम पैन नंबर एंटर करेंगे, पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद, क्योंकि ये जो ITR 6 है, कंपनी की ITR है, ये डायरेक्टर के ऑथराइज पर्सन के DSC से ही फाइल होती है। DSC एंटर करना है, वेरीफाई हो जाएगी, रिटर्न अपलोड। इसके बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक तरह से यूटिलिटी जो है वो लाइव चल रही है, तो ध्यान रखिएगा इंटरनेट कनेक्शन का, ताकि आपकी जो यूटिलिटी है थोड़ा फास्ट चले, क्योंकि ये हैंग होती रहती है बीच बीच में, और डाटा को सेव करते रखिएगा। सेव का ऑप्शन उसमें आता रहता है, जितना ड्राफ्ट आपने एंटर किया है ऑटोमेटिकली इसमें सेव होता रहता है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ITR 6 में
कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आपको कोई कन्फ्यूजन आ जाए या फिर कोई भी दिक्कत अगर आए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे जो कि मैंने अपलोड किए हुए हैं यहाँ पर, बेसिक फाइलिंग्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स एंड जीएसटी। उसके अलावा कुछ रजिस्ट्रेशन पार्ट की वीडियोज़ भी यहाँ पर अपलोडेड हैं जिसमें काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन को मैंने कवर किया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें पर वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।